रोहित एज 35, रहते हैं गुरुग्राम में। CTC है 28 lakhs का, इन हैंड मिलता है 1.55 lakhs। इसमें रेंट है 52,000 का, स्कूल फीस है 18,000 की, कार EMI है 21,400 की, पेरेंट्स की मेडिसिन 7,500 और SIP कभी होती है कभी रुक जाती है। अब इस साल इंक्रीमेंट मिला ऑफ 8% और उसी साल रेंट बढ़ गया 14% से और स्कूल फीस बढ़ गई 11% से। स्प्रेडशीट में रोहित की इनकम तो बढ़ी है बट उस इनकम पे जो स्क्वीज प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। अब लेते हैं एक और एग्जांपल जो उसी सिटी में रहती हैं, नेहा एज 36। सैलरी रोहित से काफी कम है पर नेहा ने 9 साल पहले इक्विटी में SIP करना शुरू किया, वो भी इन अ डिसिप्लिन मैनर। नेहा को कंपनी के ESOPs मिले थे, उन्होंने वो भी होल्ड किया, एक छोटे से रीट में वहां पे भी एक्सपोजर लिया और साथ ही साथ एक इमरजेंसी फंड भी बनाया। अब नेहा की लाइफ में भी पूरी टेंशन है अपनी इनकम को लेके, पर नेहा का नेटवर्थ उनके सैलरी इंक्रीमेंट से ज्यादा स्पीड पे बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे दोनों ही हार्ड वर्किंग है, दोनों ही एजुकेटेड हैं, दोनों इंडिया में और सेम शहर में रहते हैं, पर रिजल्ट इतना अलग क्यों है? क्योंकि देश की ग्रोथ सबको इक्वली रिवॉर्ड नहीं करती। अब नंबर्स देखते हैं एंड दैट टू रियल नंबर्स। 20 साल का डेटा लेते हैं। 1 लाख अगर आपने FD में रखा होता तो 20 साल बाद आपको मिलते 4.08 lakhs और ये मैंने कब लिया है? जब मैं FD की वेटेड एवरेज रिटर्न को 7.29% मान रहा हूं। अब वही 1 लाख अगर आपने निफ्टी 50 में रखा होता आज वो 10.4 लाख होता, जहां मैं निफ्टी 50 की कैगर रिटर्न 12.43% ले रहा हूं। सेम पैसा सेम वक्त बट 2.5x का डिफरेंस। अब इसको 10 लाख पे देखते हैं। 20 साल अगर आप FD में डालेंगे तो आपके 10 लाख बन जाएंगे 32 लाख। सेकंड केस में यही 10 लाख रुपए 20 साल के लिए आप इक्विटी में डालेंगे तो ये बन जाएंगे 96 लाख। और अगर यही पैसा 20 साल के लिए आपने एक सेक्टर अलाइंड इक्विटी में डाला है, मतलब एक स्पेसिफिक सेक्टर्स में डाला है, ये पैसा बन जाता है 1,64 लाख। वही सेम 10 लाख, फर्क कितना है? 1,32 lakhs का। अब SIP देखते हैं। 10,000 पर मंथ की SIP फॉर 20 years, तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 24 lakhs। तो ये पैसा आपको FD के रेट पे मिलता है ऑफ 46 lakhs। इक्विटी के 12% कैगर में ये अमाउंट हो जाता है 1 करोड़ का और सेक्टर अलाइंड इक्विटी जिसमें मैंने 15% का कैगर ले रखा है, ये पैसा हो जाता है 1.5 करोड़। 50 लाख का फर्क पड़ता है सिर्फ 3% के रिटर्न डिफरेंस में। सेम मंथली अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम डिसिप्लिन दोनों में हो रहा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज नॉट हाउ मच यू इन्वेस्ट, डिफरेंस ये कि आप इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं, वेर यू इन्वेस्ट। आज इंडिया की GDP इज ऑफ $3.5 ट्रिलियन एंड इट इज प्रोजेक्टेड दैट बाय 2047 ये हो जाएगा टिल $30 ट्रिलियन। और ये फिगर्स मैं आपको नीति आयोग के विजन इंडिया डॉक्यूमेंट से बता रहा हूं, जिसमें एवरेज ग्रोथ हमारे देश को 9% की चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि 2047 में इंडिया $30 ट्रिलियन तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। सवाल ये है कि क्या आपकी सेविंग्स, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स, क्या आपका पैसा इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्टरी को फॉलो करेगा या पीछे रह जाएगा। और आज मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, FIIs, PMS मैनेजर्स अपना पैसा किन किन सेक्टर्स में लगा रहे हैं टिल 2047। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी ताकि आप अपने पैसे और अपनी सेविंग्स को बेस्ट जगह पार्क कर पाओ। अब मैं ना आपको सिर्फ ओपिनियन नहीं दूंगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा है, मैं आपको डेटा दिखाऊंगा कि सबसे बड़े इन्वेस्टर्स पैसा कहां लगा रहे हैं, सो दैट आप एक पैटर्न देख पाए और फिर खुद के लिए डिसाइड कर पाए। लेयर 1, द म्यूचुअल फंड हाउसेस। अब AMCs रैंडम फंड्स लॉन्च नहीं करते। जब 5-6 AMCs एक ही थीम पे अपने NFOs लाते हैं ना, देन इसका मतलब यही है कि वो अपना बिजनेस उस एक थीम पे बेट कर रहे हैं। FY 2025 में 70 न्यू NFOs लॉन्च हुए हैं एंड इन 70 में से 52 मतलब 74% सेक्टोरियल और थीमेटिक पे थे। 73,633 करोड़ रुपीस को मोबिलाइज किया गया। अब कौन से थीम्स पे क्लस्टर हो रहे हैं, अब ये देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग थीम, इसमें आते हैं SGFC मैन्युफैक्चरिंग फंड, मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड, इन्वेस्को मैन्युफैक्चरिंग फंड। सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर, मिराई एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नवंबर 2025 में लॉन्च हुआ था। थर्ड है कंजम्पशन, व्हाइट ओक कैपिटल
Consumption Opportunity Fund was launched in Jan 2026. SGFC Nifty India Consumption Fund Index ये लॉन्च हुआ था Feb 2026 में। फिर टेक्नोलॉजी, इसमें है व्हाइट ओक डिजिटल भारत फंड और इन्वेस्को इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। फिर आता है हेल्थ केयर सेक्टर, इसमें है बंधन बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। ये सिर्फ इक्की दुक्की फंड्स नहीं है, इंडिया के सबसे बड़े एएमसीज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई, व्हाइट ओक, मोतीलाल सब एक ही डायरेक्शन में फंड्स बना रहे हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, सिर्फ कंजम्पशन की थीम में एयूएम ऑलरेडी 38,000 करोड़ से ज्यादा है एंड ये डेटा दिसंबर 2025 तक का है। अब ये कोई छोटी कैटेगरी नहीं है सर, ये मेन स्ट्रीम कन्विक्शन बन गई है। जब इंडिया के सबसे बड़े फंड हाउसेस अपना कन्विक्शन, अपना ब्रांड, अपना पैसा एक ही थीम पे लगा रहे हैं ना, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कन्विक्शन है। अब आते हैं लेयर 2 में, FIIs और DIIs ये अपना पैसा कहां डाल रहे हैं। FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स उन्हीं में काउंट होंगे, ये अपना पैसा किधर डाल रहे हैं। मार्च 2025 के सेकेंड हाफ में FPIs ने सिर्फ 2 हफ्तों में 17,000 करोड़ से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में। लेकिन उसी वक्त FMCG से मोर देन 12,000 करोड़ वो निकाल लिए, और ये भी सिर्फ 4 कंसेक्यूटिव फोर्टनाइट्स में। ऑयल एंड गैस से 6,796 करोड़ वो निकाल लिया। FPIs के ओवरऑल पोर्टफोलियो में सिर्फ फाइनेंशियल्स का वेट 31% से अब ज्यादा का हो गया। एंड एट द सेम टाइम FPIs हेल्थ केयर और IT थीम उस पर भी एक्यूमुलेशन कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। अब आते हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में, जिनका गेम थोड़ा सा अलग है। ये हेल्थ केयर और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में ओवरवेट है। मार्च 2026 में इन फंड्स ने हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजीज और यूटिलिटीज में अपना एलोकेशन बढ़ाया। वहीं पे इन्होंने बैंक से, ऑटोमोबाइल से अपने आप को थोड़ा एग्जिट लिया। अब आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स में, जिनका लॉजिक क्या होता है कि उनको बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करनी है। वो IT सर्विसेज, इंश्योरेंस, केमिकल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, रिटेल में मिड कैप और स्मॉल कैप लीडर्स को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब आते हैं लेयर 3 में कि इंडिया के मार्की इन्वेस्टर्स वो पैसा कहां डाल रहे हैं सर। अब सिर्फ PMS और AIF सेगमेंट में देखेंगे तो प्रोजेक्टेड था कि 30 लाख करोड़ इन्वेस्ट होंगे, और ये 2025 की प्रोजेक्शन है। अब इंडिया में PMS और AIF छोटा सेगमेंट नहीं है। कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट, इनके PMS स्पेसिफिकली PLI लेड मैन्युफैक्चरिंग उस पे फोकस्ड है। मतलब इन्होंने इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है ना, उसको माना है कि इस डेकेड में वो पूरा रिवाइव करेगा विद मैसिव अपॉर्चुनिटी। नेगिन कैपिटल, ये है टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस, उन पे हाईली फोकस्ड। रेनेसॉ और स्टैलियन एसेट, इन दोनों के हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में, IT में, फार्मा में, एंड कंज्यूमर सेक्शन यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। ICICI पोटेंशियल कॉन्ट्रा, ये कॉन्ट्रेन अप्रोच यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये बैंक्स, मेटल्स और रिटेल में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब इन तीनों लेयर्स को ना एक साथ देखते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन और टेक्नोलॉजी, इन पे अपने फंड्स बना रहे हैं। FIIs फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर, IT इनको अक्यूमुलेट कर रहे हैं। वहीं पे FMCG और ऑयल, इनसे ये एग्जिट ले रहे हैं। और PMS मैनेजर्स है BFSI में, टेक, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग पे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज बना रहे हैं। इन तीनों लेयर्स का कन्वर्जेंस 5 मेन थीम्स पे आ रहा है। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग एंड PLI स्कीम्स। PLI स्कीम्स ने 1.76 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया था इन 14 सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, इंडिया बल्क ड्रग्स में हमेशा से इंपोर्टर था, बट अब नेट एक्सपोर्टर बन गया है। मोबाइल प्रोडक्शन हमारे देश में 146% से बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग, PLI स्कीम्स, समझ रहे हो ना। सेकेंड, BFSI बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, क्रेडिट ग्रोथ वो बढ़ रही है। इंश्योरेंस का AUM इंडिया में 74.4 लाख करोड़ का हो गया। मंथली SIP इनफ्लोस इंडिया में ऑल टाइम हाई पर है ऑफ 32,087 करोड़। ये सिर्फ मार्च 2026 में हुआ है। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा स्कोप है फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस, इंश्योरेंस, एवरीथिंग। थर्ड, टेक्नोलॉजी और डिजिटल। पूरी अगर मैं ग्लोब को देखूंगा ना, तो जो रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हो रही है ना, सिर्फ इंडिया डज 49% ऑफ इट। 129.3 बिलियन ट्रांजैक्शंस। डेटा सेंटर मार्केट हमारे देश में जो अभी अराउंड $4.5 बिलियन का है, इट इज फोरकास्टेड दैट बाय 2032 ये $11.6 बिलियन पार कर जाएगा। फोर्थ है हेल्थ केयर और फार्मा। PLI स्कीम्स की वजह से जो इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी थी
वो पूरी तरह रिवर्स हो गई है। 2024 में 2000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का सरप्लस था एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजंस कि म्यूचुअल फंड्स ने हेल्थ केयर में अपनी पोजीशन 7.8% से बढ़ा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स एंड डिफेंस, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड पे बैठ गया है ऑफ 12.2 लाख करोड़। डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट है ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 1.75 लाख करोड़ इन FY26 itself। इंडिया ने FY26 में 55.3 गीगावाट्स की नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी उसको ऐड किया है। अब हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं और यहाँ ना मैं आपको स्टॉक टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको डेटा से दिखा रहा हूँ कि स्मार्ट मनी वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैटर्न्स देखिए, उसके हिसाब से स्मार्ट डिसीजन लीजिए। अब एक बहुत जरूरी बात, बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छे सेक्टर्स खरीदने का मतलब जो सेक्टर अच्छा चल रहा है या सेक्टर न्यूज में उसी में पैसा इन्वेस्ट कर दो, और ये सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको ये डेटा से समझाता हूँ। 2005 टू 2015 सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से थे? FMCG, फार्मा, IT। ये ना डिफेंसिव और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स थे जो 2008 क्रैश के बाद इन्वेस्टर्स के लिए सेफ हेवन बन गए थे। और इस टाइम पे कौन से वो सेक्टर्स थे जो सबसे बड़े लूजर्स थे? रियल एस्टेट, मेटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। 2008 की वजह से इनकी वैल्यूएशंस डिस्ट्रॉय हो गई, इन स्टॉक्स में आ गई मेजर स्टैग्नेशन। अब जाते हैं अगले फेज में, फ्रॉम 2015 टू 2025। इस फेज में जो स्क्रिप्ट थी ना सर, वो कंप्लीटली फ्लिप कर गई। रियल एस्टेट और मेटल्स जो पिछले 10 साल के सबसे बड़े लूजर्स थे, अब वो बन गए थे टॉप परफॉर्मर्स। कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, रेलवेज, सर ये बन गए मैसिव मल्टीबैगर्स। और FMCG, फार्मा जो पिछले 10 साल के डार्लिंग्स थे, दे हैव हेवीली अंडर परफॉर्म। निफ्टी 50 के एक बार सेक्टर वेटेजेस देखिए। 1995 में IT सेक्टर का वेट निफ्टी में लगभग 0 ही था। 2021 में वो बढ़ के हो गया टू 18%। फाइनेंशियल सर्विसेज जो 1995 में 20% था, 2021 में हो गया 36%। एंड कंज्यूमर गुड्स जो 1995 में 19% स्टेक होल्ड करता था, 2021 में गिर के हो गया टू 11%। मार्केट लीडरशिप ना सिक्लिकल होती है, इसलिए जो आज आपको विनर देख रहे हैं ना, वो कल का लूजर बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को मैंने शुरू इसी तरीके से किया था कि मैं आपको दिखाऊं कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनका कन्विक्शन किधर है, जो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, सिर्फ पास्ट को नहीं देखते। और अगर आपका पोर्टफोलियो 2015 के विनर से भरा हुआ है तो आप 2035 के लूजर्स को होल्ड कर रहे हो। अब ये 4 मिस्टेक्स स्पेसिफिकली आपको इंडिया की ग्रोथ से दूर रखने वाले हैं। सबसे पहली मिस्टेक, सारा पैसा आपका FDs और सेविंग्स में रखा है। आप अपना पैसा बैंक को 7% में दे रहे हो, बैंक उस पैसे से अपने बिजनेस को फंड कर रहा है और आपके पैसे को ग्रो कर रहा है एट 15 to 20% रिटर्न। इसका मतलब क्या है? आप इंडिया की ग्रोथ फंड कर रहे हो, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इंडिया में 63% हाउस होल्ड्स, उनको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, इक्विटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स सब पता है, लेकिन सिर्फ 9.5% हाउस होल्ड्स हैं जो एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में 12.65 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, लेकिन अब इन डीमैट अकाउंट्स में से जनवरी 2026 में सिर्फ 1.52 करोड़ अकाउंट्स ने कुछ एक्चुअली ट्रेड किया। 88% डीमैट अकाउंट्स हमारे देश में डोरमेंट के आसपास ही हैं। सेकंड मिस्टेक, आप पुराने विनर्स खरीद रहे हो। अभी डेटा से हमने समझा था कि सेक्टर रोटेशन एक रियल चीज है। जो सेक्टर लास्ट डेकेड 5x चला गया, गारंटी नहीं है कि वो अगले डेकेड भी 5x ही जाएगा। आपको अपने पोर्टफोलियो को फॉरवर्ड लुकिंग कन्विक्शन उसके साथ अलाइन करना है, बैकवर्ड लुकिंग रिटर्न्स के साथ नहीं। थर्ड मिस्टेक, मार्केट क्रैश में पैनिक सेलिंग। मार्च 2026 में जब ईरान और US वॉर की पूरी क्राइसिस हुई, आप बिलीव नहीं करेंगे 53.38 लाख SIPs बंद हो गई उसी महीने में, और नए SIPs जो शुरू हुई वो थी 52.82 लाख। पहली बार बंद होने वाली SIPs ने नई खुलने वाली SIPs को एक्सीड कर दिया। और हिस्ट्री को देख लीजिए, यही एग्जैक्ट मोमेंट होता है जब वेल्थ ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, फ्रॉम द पैनिक सेलर्स टू द पीपल हु आर होल्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स। पिछले 20 सालों में 3 से 4 मेजर क्रैशेस आए हैं। हर एक में सेम पैटर्न होगा, हर एक में मेजॉरिटी हमेशा SIP रोक देगी और सेल कर देगी, और हर एक क्रैश के बाद मार्केट रिकवर होता आया है और होता जाएगा। मिस्टेक नंबर 4, जीरो इंटरनेशनल एक्सपोजर। इंडिया जब $30 ट्रिलियन तक पहुंचेगा ना, तो दुनिया $200 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी। इंडिया की स्टोरी ग्लोबल वेल्थ क्रिएशन का सिर्फ 15% है। 85%
वो ग्रोथ बाकी दुनिया में होगी 10 to 20%। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को इंटरनेशनल फंड्स में डालें, इंटरनेशनल मार्केट्स में डालें, इंटरनेशनल थीम्स में डालें, तो ये कोई इंडिया की तरफ डिस्लॉयल्टी नहीं है, ये सर आपके पोर्टफोलियो में एक स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन है। अब आते हैं फ्रेमवर्क में, जो सिंपल है, एक्शनेबल है और इसी हफ्ते से आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हो। प्रिंसिपल नंबर 1, इक्विटी इज योर कोर नॉट एन ऑप्शन। इक्विटी में ओनरशिप इक्वल टू इंडिया की ग्रोथ में आपके पैसे का पार्टिसिपेशन। एफडी इक्वल टू आप अपना पैसा बैंक को दे रहे हो एंड दैट टू जीडीपी ग्रोथ लेवल्स के नीचे। अगर आप अंडर 45 हैं तो आपके इन्वेस्टेबल एसेट्स 60 to 80% इक्विटी में होना एक बहुत स्मार्ट ऑप्शन है। ये एग्रेसिव नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया के ग्रोथ रेट से मैच कर रहा है। प्रिंसिपल नंबर 2, सेक्टर अलाइनमेंट स्टॉक पिकिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके रिटर्न्स का 60 to 70% राइट सेक्टर में होने से आता है और 30 to 40% आता है स्टॉक सिलेक्शन से। और अगर आप उन्हीं 5 थीम्स, उन्हीं 5 सेक्टर्स जो हमने देखा था कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं, उनमें डालेंगे ना, तो आपका पैसा ग्रोथ की तरफ अलाइंड है। एचडीएफसी का डेटा देख लीजिए। निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ट्राई ने निफ्टी 50 ट्राई को आउट परफॉर्म किया 14.7% वर्सेस 13.1% कैगर सिंस 2006। ये फर्क आपको शायद से 1.6% का लगेगा, लेकिन 20 सालों में ये फर्क आपके पैसे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेविंग्स के लिए ये 50 लाख से ज्यादा का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। प्रिंसिपल नंबर 3, SIP का जो मैथ्स हम देखते हैं कंपाउंडिंग का, वो लाइफ चेंजिंग है, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज नॉट हाउ मच यू पुट, इज वेयर यू पुट। 10,000 मंथली 20 साल के लिए 12% पे 1 करोड़, 15% पे 1.5 करोड़, 50 लाख का फर्क। सेम अमाउंट, सेम डिसिप्लिन, फर्क सिर्फ एलोकेशन का है। प्रिंसिपल नंबर 4, आप अपना पोर्टफोलियो 3 क्रैशेस सहने के लिए डिजाइन करिए, 0 क्रैशेस के लिए नहीं। 5 to 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो गोल्ड में हेज करिए, कुछ अमाउंट रखिए डेट एलोकेशन स्टेबिलिटी के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपने इमोशनल फ्रेमवर्क में काम करना है कि क्रैश के वक्त आप पैनिक नहीं करेंगे और सेल नहीं करेंगे या इरैशनल डिसीजंस वो नहीं लेंगे। बेस्ट इन्वेस्टर्स ना मेरे हिसाब से सर वो होते हैं जो अपने डीमैट अकाउंट का पासवर्ड तक भूल जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5, पोर्टफोलियो को क्वार्टरली रिव्यू करिए, डेली नहीं। एक बार पोजीशन हो गए हैं तो हर 3 महीने में अपने आप को रिव्यू करिए और रीबैलेंस की तरफ शेप करिए। कोई डेली ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है, कोई 24 घंटे आपको CNBC देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। जो इंडिया का बूम है ना, वो आपकी पेशेंस और आपकी ओनरशिप को रिवॉर्ड करने वाला है, आपकी अटेंडेंस को नहीं। आज आपने देखा कि इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स 2047 तक कैसे पोजीशनड है। आपने देखा कि सेक्टर रोटेशन वो बहुत रियल है, और अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ पास्ट विनर से भरा है तो आगे जाके वो अंडर परफॉर्म जरूर करेगा। और आपको मैंने आज एक फ्रेमवर्क दिया है जो आपके पोर्टफोलियो को इंडिया की ग्रोथ के साथ अलाइन करेगा। लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आप ये एक्चुअली करने वाले हो? आपके पोर्टफोलियो में जो पुराने डेड वेट्स हैं उनको हटाना, क्रैश में इन्वेस्टेड रहना, क्वार्टरली रीबैलेंसिंग करना, क्या आप ये सही में करने वाले हो? ये सब जो मैंने को होता है लॉजिकल है, बट ज्यादातर लोग कर नहीं पाते बिकॉज टाइम नहीं है, और टाइम है भी तो फुल्ली समझ के एग्जीक्यूट करना वो बहुत डिफिकल्ट है, और बार बार अपने ऊपर ही डाउट होता है कि क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। रुको, और एक और ऑनेस्ट बात जो इस वीडियो में आ नहीं पाई कि आपको अपना पोर्टफोलियो को इंडिविजुअली रिव्यू कराना जरूरी है। कौन सा सेक्टर बहुत ओवरवेट है, कौन सा सेक्टर मिसिंग है, क्या आपकी एज के हिसाब से एलोकेशन सही है, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें लॉस हो रहा है, आपने अभी तक रखा है बट शायद उनको अब बेच देना चाहिए, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है और अब बुक करके नए स्टॉक्स में जाना चाहिए। और ये सब ना आपके और आपके नंबर्स के साथ बैठ के ही होगा। गोयला फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है। हम आपके पर्सनल CFOs बनते हैं, आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो लेते हैं और उसको 2047 इंडिया की ग्रोथ के साथ अलाइन करते हैं और हर एक क्वार्टर रिव्यू करते हैं। एग्जैक्टली वही चीज जो इस वीडियो मैंने आपको बताई, बट फॉर यू विद स्पेसिफिक नंबर्स एंड अ प्रोफेशनल सिटिंग एट योर साइड। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है फॉर अ 30-minute वेल्थ डायग्नोस्टिक कॉल, जहां या आप मेरे या आदित्य के साथ डायरेक्टली बैठोगे और हम आपके सारे कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे और आपके पोर्टफोलियो को आपके सामने असेस करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपके लिए शायद ये सही टाइम नहीं है, तो
तो ये वीडियो उस बंदे के साथ ज़रूर शेयर करिए जिसको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज इस चैनल पे ना मैं आपको वो बताता हूँ जो आपको कोई और नहीं बताता। बिकॉज मेरा मिशन यहाँ पे एक ही है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ में सैक्रिफाइस ना करो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ नॉट एबल टू ग्रो योर मनी और टू यूज योर मनी। मेरा काम इधर है आपको पैसे पे क्लैरिटी देना एंड टू मेक श्योर कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। अगर आप इस मिशन से अलाइन करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड लाइक द वीडियो। वी आर होपिंग एंड एमिंग फॉर 2000 लाइक्स। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।